डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी मुख्य अथवा गौण विषय के रूप में लेकर पढ़ रहे बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ एवं उपन्यास के दूसरे खंड हिंदी कहानियाँ में से 10वीं इकाई है ये अकेली, मन्नू भंडारी जी की कहानी। उसका वाचन हमने पिछली कक्षा में किया, उसका व्याख्या को देखा कि किस प्रकार उसकी व्याख्या करनी है, और अब हम आज उसका विश्लेषण करेंगे कहानी कला के तत्वों के आधार पर। मित्रों, हमने पिछले कुछ कक्षाओं में भी कहानियों का विश्लेषण किया था और उसमें बताया था कि कहानियों का जब विश्लेषण हम करते हैं तो मुख्य रूप से 4 बिंदु होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा परिवेश और चौथा संरचना शिल्प। संरचना शिल्प के अंतर्गत ही हम शैली, भाषा और संवाद की बात करते हैं। तो इन बिंदुओं पर हम इस कहानी को भी देखेंगे, अकेली कहानी को। कथा वस्तु से शुरू करते हैं। कथा वस्तु जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि कथा वस्तु का एक आरंभ होता है, फिर विकास होता है और फिर परिणति होती है। मतलब कोई कहानी, उसकी पहले भूमिका आरंभ बने है, मतलब उसकी भूमिका एक तरह से बनेगी कि क्या इस कहानी में हम कहने जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। फिर उसकी भूमिका बनने में, उसकी एक पृष्ठभूमि बन जाने के बाद तब उसका विकास होगा। उसमें कुछ घटनाएं या कोई भी जो भी जिस चीज़ के विषय में लेखक कहना चाह रहा है, रचनाकार कहना चाह रहा है, तो उसके वो वहाँ पे वर्णित होगा। और उसके बाद अंततः उसकी परिणति, वो कहाँ तक, चरम सीमा तक पहुँच करके फिर वो कहाँ उसका अंत में क्या निकलता है, क्या उसका परिणाम क्या निकलता है, या कहना चाहिए कि उसका कुल लबोलबाब क्या निकलता है, वो अंत में देखते हैं। तो इस अकेली कहानी में हम देखें तो जो अकेली शुरुआत में ही 3 वाक्य हैं जो कि बुआ की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो घटना वर्णित होती है कि वो आंगन में बैठी है और अपने में बड़बड़ा रही है, और पड़ोस की बहू आती है और पूछती है कि क्या बात हुई बुआ, और उसको बताती है कि किस तरह से पति ने उसको डांटा फटकारा और क्यों डांटा फटकारा। उससे वो पूरा उसकी घटना, पूरा वो उसकी परिस्थिति सारी स्पष्ट हो जाती है कि सोमा बुआ अकेले रहती हैं। पति पुत्र की मृत्यु के बाद चले गए हैं हरिद्वार, और वो केवल 1 महीने के लिए घर आते हैं, और उस 1 महीने में ही वो इतना शासन करना चाहते हैं बुआ पर कि उनकी अपनी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। जो एक स्वाभाविक प्रवाह में जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार किया है सोमा बुआ ने। अकेले रह रही हैं, एक वृद्ध महिला है जो कि अकेले रह रही है। पुत्र की मृत्यु हो गई है, पति ने छोड़ दिया है या चले गए हैं घर छोड़ करके। उन सारी परिस्थितियों को वो स्वीकार करके तो भी वो यथासंभव प्रसन्न मन से रहना चाहती है। अपने सुख दुख को वो दूसरे के सुख दुख के साथ मिला देती है, उनके काम में वो भाग लेती है जिससे कि उसका मन लगा रहे। तो ये अपना जीवन यापन वो एक तरह से कर रही है, किसी पर आश्रित नहीं है, और उसका जीवन ठीक चल रहा है, उस पर भी शासन करना चाहते हैं। ये सारी परिस्थिति, ये भूमिका जो है वो आरंभ में बन जाती है। किशोरी लाल का एक प्रसंग आता है जिसके मुंडन पर जिसके घर में मुंडन था और वो चली गई थी बिना बुलाए, जिस पर कि उसके पति नाराज़ होते हैं। तो ये सोमा बुआ की पूरी परिस्थिति और सब कुछ ये बन जाता है। इसके बाद कथा का विकास होता है जब ये सूचना मिलती है बुआ को, या कहीं से मिली हुई सूचना को वो अपने पति को बताती हैं कि रिश्तेदारी में उनके देवर के ससुराल पक्ष में किसी लड़की की शादी है उनके ही शहर में, और वो लोग आ करके यहीं से शादी करने वाले हैं काफ़ी धूमधाम से। वर पक्ष वधु पक्ष दोनों ही धनवान हैं,
और बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें कि निश्चित रूप से समधी हम लोग ठहरे तो बुआ और उनके पति, तो उनको अवश्य बुलाया जाएगा। तो बुआ को ये मालूम है कि पति तो चूँकि सन्यासी जैसे हो गए हैं और साधु और छोड़ के चले गए हैं, तो उनको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, लेकिन सोमा बुआ को तो निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। और वो उस विवाह की, उस निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ जाने की पूरी तैयारी करती हैं, अपने कपड़े लत्ते से लेकर के और विवाह में क्या भेंट देनी है इस तक की, और अपने सबसे मूल्यवान चीज़ जो अपने बेटे की इकलौती निशानी उन्होंने रखी थी अपने पास, अंगूठी बचा करके, और बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उसको प्रयोग में नहीं लाई थी, और उसको भी बेच करके वो भेंट की सामग्री मंगवाती हैं। और अपने भी किस प्रकार वो तैयार होकर के ठीक ठाक लगे इस प्रकार वो जाती हैं, चूड़ियाँ बदल लेती हैं 1 रुपया खर्च करके। उस समय बहुत 1 रुपया बहुत हुआ करता था उसमें, वो और कपड़े अपनी साड़ी रंग करके वो तैयार करती हैं कि जिससे अच्छी लगे पहन करके जाने में, और वो पूरी तैयारी करती हैं। लेकिन विवाह के समय तक भी, और विवाह का समय वस्तुतः मुहूर्त का समय बीत जाने तक वो प्रतीक्षा करती हैं, बुलावा नहीं आता है। ये परिणति है कि वो अकेली हैं, अकेली ही रह जाती हैं। अब ये जो कथा वस्तु है उस पर हमने पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की, तो उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। कथा वस्तु में आप जो विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये निश्चित रूप से ये जो इसकी 3 अंश जो होते हैं कथा वस्तु के, आरंभ, विकास और परिणति, इसमें अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हुई इस कहानी में, ठीक तरीके से एक लय में चलती है कहानी। और परिणति पर ये समझ में आता है कि वृद्धावस्था में अकेली रह गई महिला कितनी अकेली होती है। कई बार घर परिवार के बीच में होते हुए भी उसको ये अकेलापन झेलना पड़ता है। हमको कहानी याद कर सकते हैं बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद की, जिसमें कि वो अपने भतीजे के साथ रहती है, भतीजे के परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, और भतीजे की जो बेटी है यानी उसकी पोती है वो काफ़ी मानती है। उसके बावजूद भी एक समारोह में वो सब आते हैं, सब शामिल होते हैं, और वो शामिल नहीं हो पाती है किसी कारण से। हम याद कर सकते हैं चीफ की दावत को भी, भीष्म साहनी की, जिसमें कि माँ जिस माँ ने अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर कर दिया था अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए और एक अफसर बनाने के लिए, सब कुछ वो करने को तैयार है अपने बेटे के लिए, तो भी जब वो अपने बॉस को खाने पर बुलाता है, मित्रों को खाने पर बुलाता है, तो बेटे को माँ एक फालतू की चीज़ लगती है जिसको कहीं छुपा देने की आवश्यकता है। तो वृद्ध होते लोग कितने अप्रासंगिक हो जाते हैं, ये सामाजिक हमारी सच्चाई है। तो इसको बिना किसी अतिरिक्त बल दिए या बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी भावनात्मक बहाव के, एक सीधी सादी घटना के साथ बहुत चुभते हुए ढंग से, बहुत मार्मिक ढंग से लेखिका ने इस कहानी के जरिए व्यक्त किया है। और इसकी कथा वस्तु को हम बेहद सफल और बेहद सुगठित मान सकते हैं। बहुत सुगठित है, बहुत अच्छी तरह से ये बात को व्यक्त करती है। तो ये कथा वस्तु हम देख सकते हैं। चरित्र चित्रण में हम देखें तो ये कहानी पूरी तरह से सोमा बुआ के ऊपर आधारित है, सोमा बुआ के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चरित्र चित्रण हम सोमा बुआ का ही कर सकते हैं। और बहुत साफ है, बहुत सरल हृदय की महिला वो दिखाई पड़ती है। परिस्थिति को, अपनी नियति को स्वीकार कर लेने वाली, जो कुछ भी उसके ऊपर कष्ट आया उस कष्ट को उसने झेल लिया या मान लिया कि ईश्वर ने उसके लिए वैसा ही लिखा था, और वो आगे ले चलती है। मोहल्ले वालों के सुख दुख में वो खुश होती है और छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है। और यहाँ पर हम यद्यपि उसके पति केवल सूचनात्मक रूप से सामने आए हैं, कहीं उनका दिखाया नहीं, लेकिन वो उतने में ही दिखाई पड़ जाता है कितना वो दबंग माने स्वामित्व जताने वाले व्यक्ति हैं। और ये भी दिखाई पड़ता है पलायनवादी हैं,
जो कि पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उनको वो चले जाते हैं सन्यासी बन करके, साधु बन करके ऋषिकेश। हम देखते हैं कि यदि अब वो सचमुच स्वभाव से साधु हो गए होते, वो क्षमा भाव, वो दया उनके में होती, तो अपने पत्नी के ऊपर कभी चिल्लाते नहीं, कभी उसकी बातों या उसके व्यवहार से वो कभी कुपित नहीं होते। लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं कुपित होते हुए। भले ही हो सकता है कि वो किसी विषाद से उसको बचाने की, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। तो मन से जो स्वभाव से अगर साधु नहीं हो सका, तो वो किस प्रकार का साधु हुआ? तो वो उसको पलायनवादी ही कहेंगे। वो जो वास्तविक जिस कठोरता, नियति की कठोरता को सोमा बुआ ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया था, उसी से वो भाग रहे थे, उस सच्चाई से वो भाग रहे हैं। तो वो एक पलायनवादी व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं हमारे। पड़ोस की जो राधा है उसका थोड़ा चर्चा में बने। सोमा बुआ के चरित्र को उजागर करने के लिए ही एक तरह से वो चरित्र है, और वही काम वो करती है। उसका खुद का चरित्र बहुत तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये है कि वो अंत में जब देखती है बुआ को खड़ी हुई, वो बुआ की सहायता ही करती है हर तरह से। वो बुरा नहीं बोलती है, वो कभी भी उनको चिढ़ाने या उनके साथ मजाक, क्रूर मजाक करने की कोशिश नहीं करती। जैसा कि दूसरे लोगों ने जो विवाह के प्रसंग में, रिश्तेदारी के विवाह के प्रसंग में वो कहीं पड़ोस में जाती है और वहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा नाम, जो वो कहती है कि शायद पता नहीं बुलाएं कि ना बुलाएं, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, तुम्हारा नाम हम देख के आए हैं, लिस्ट में है। तो ये एक तरह से क्रूर मजाक है एक महिला के साथ। तो उन महिलाओं का जिन्होंने ये सूचना उनको दी, उनकी क्रूरता या उनका ओछापन जाहिर होता है। हालांकि वो महिलाएं कोई इस पात्र का ये नहीं रखती हैं, चरित्र चित्रण उनका नहीं हो सकता, लेकिन वो दिखाई पड़ता है। उसके मुकाबले में राधा जो है वो आहत नहीं करना चाहती बुआ को, और उनके ही तरीके से उनको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करती दिखाई पड़ती है। तो एक सहृदय महिला के रूप में राधा दिखाई पड़ती है। तो यही 3 पात्र हैं जो इसमें जिनके चरित्र पर हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। और उसमें भी मुख्य रूप से सोमा बुआ, जो कि एक सहज महिला की तरह सामने आती हैं। राधा जो कि एक सहृदय महिला है, जो अपने भरसक आराम देने और उनको कंफर्ट में रखने की कोशिश करती है। और पुरुष व्यक्तित्व के रूप में सोमा बुआ के पति आते हैं, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के दिखाई पड़ते हैं। तो ये 3 पात्र इसमें हैं जिनका चरित्र चित्रण हम देख सकते हैं। फिर आगे हम देखें परिवेश, तो परिवेश इसमें एक साधारण स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक किसी कस्बे या छोटे शहर की बात है, और जिसमें कि ज़िंदगी एक आराम से चलती है, कोई भाग दौड़ नहीं, किसी मोहल्ले में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, जो कि मेट्रो में नहीं संभव है। तो ये छोटा शहर निश्चित रूप से कस्बा ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहानी में परिवेश बहुत उभर करके नहीं आया है। समय भी बहुत पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ बात आती है कि बुआ के पास 7 रुपये पड़े हुए थे, या वो 1 रुपये में चूड़ियाँ खरीद सकी। तो ये इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पहले की ये कहानी होगी। और ये भी है कि जो मन्नू भंडारी जी का लेखन काल मुख्य रूप से रहा था वो 60 का दशक था, 60-70 भी अगर हम मान लें तो उस समय भी चीज़ें, और ये थोड़ा और हम पीछे कर सकते हैं काल को इसमें, तो ये वही करीब 50-60 के दशक की घटनाएं हैं, जबकि महंगाई उतनी नहीं थी और काफ़ी सस्ती चीज़ें हुआ करती थी। तो यही थोड़ा सा निकलता है, बहुत विस्तृत दिखाई नहीं पड़ता है इसमें। और परिवेश, सामाजिक परिवेश हम कह सकते हैं कि एक सामान्य रूप से चलता हुआ समाज था,
जिसमें कि एक दूसरे की मदद करने के लिए भी लोग रहते थे, लेकिन उतनी भी जैसे पहले और अगर हम पहले की बात करें तो कोई भी वृद्ध महिला या पुरुष अकेले रह जाए ऐसी संभावना कम होती थी। संयुक्त परिवार ही ज़्यादा होते थे और काफ़ी लोग होते थे। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार का उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक सूचना दी गई है कि परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। तो ये संभव हो सकता है कि किसी वजह से उनका बड़ा परिवार रहा हो पहले और वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन तब भी पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं। तो ये निश्चित रूप से 60-70 के दशक की ही बात होगी जब बड़े कुटुंब टूटने शुरू हो गए थे और लोग अपने अपने तरीके से रहने लगे थे छोटे छोटे घरों में, और जहाँ पर ज़्यादा अकेलेपन की समस्या दिखाई पड़ने लगी थी। एक ही पुत्र था सोमा बुआ का, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर उनके आगे पीछे कोई रहा ही नहीं। तो अगर ये और पहले की बात होती तो शायद ऐसी परिस्थिति बनने की संभावनाएं कम होती। तो ये सामाजिक परिवेश के विषय में हमको थोड़ी सी इस कहानी से जानकारी मिलती है। अब अगर हम संरचना शिल्प देखें, इसकी भाषा के विषय में हम देखें तो मन्नू भंडारी नई कहानी दौर की कथाकार हैं। इस दौर में भाषा में बहुत परिवर्तन आया था, गुणात्मक परिवर्तन आया था। सहजता ज़्यादा हो गई थी, अलंकारिकता ख़त्म हो गई थी। आप अगर देखें कि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जहाँ देखें संस्कृत निष्ठ कहानियाँ होती हैं, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर आते आते भाषा बोलचाल के जितने निकट हो सके, जो पात्र है वो उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। ये मन्नू भंडारी तो चूँकि उन्होंने जिस तरह का लिया है तो उसमें आवश्यकता नहीं है गाली गलौज या उस तरह के शब्दों की। नहीं तो बाद में ये भी हो गया कि सहजता रखने और लोग जैसे बात करते हैं उसी भाषा को रखने के लिए उसका भी प्रयोग करने लगे थे। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। अलंकारिकता की जगह जो है सहजता ने ले ली थी, सहज बोली में, सहज भाषा में जितना लिख सकें। तो नई कहानी की भाषा अपने मूल प्रकृति में बोलचाल की भाषा है, और उसमें जहाँ पे जो जिस तरह के पात्र हैं वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं उसी तरह के वो प्रयोग करते हैं। अब मन्नू भंडारी की कहानियों में प्रायः कस्बों और शहरों की ज़िंदगी के चित्र प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए उनकी कहानियों की भाषा में शहरी भाषा के अनुकूल सहजता और स्वाभाविकता है। ये मध्यवर्गीय जीवन से संबद्ध कहानी है अकेली, तो इसमें उसी के अनुकूल भाषा रखी गई है। जैसा मैंने कहा कि पड़ी पड़ी इनके नाम को रोया करूं, इस तरह का जो वाक्य अंश है सामान्य रूप से औरतें घर में बोलती हैं, तो वो आया है यहाँ। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था, ये सामान्य ये भाषा है, उसी तरह से इसको करें। मुंडन पर औरतें बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं, तो वो उनको उसी तरह से, तो भाषा की बेहद सहजता दिखाई पड़ती है इसमें। कोई ज़्यादा अलंकारिकता या विशिष्टता करने की नहीं देखा है। शैली इस कहानी की वही वर्णनात्मक ही ज़्यादा रखी गई है, और छोटे छोटे संवादों को अगर हम देखें तो संवाद छोटे छोटे हैं। ज़्यादातर बुआ और राधा के संवाद दिखाए गए हैं, पति के साथ संवाद नहीं दिखाए गए हैं। वो सूचनात्मक रूप से वो आए हैं, मैंने राधा को बताने के सिलसिले में ही वो बातें आई हैं। तो ये वर्णनात्मक शैली की कहानी है, और साथ में उसमें राधा और सोमा बुआ के संवाद से थोड़ा उसमें वैविध्य पैदा हुआ है, या कहिए कि कहानी को वो आगे ले चलता है। नितांत वर्णनात्मक से वो कुछ रोचकता की ओर बढ़ती है। अगर केवल वर्णन ही वर्णन हो तो कहानी की रोचकता में असर आता है, रोचकता कम होती है। तो उसको एक तरह से तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उस वर्णनात्मकता को ये छोटे छोटे संवादों की योजना बहुत ही उपयुक्त बन पड़ी है, सार्थक है, कहानी को आगे ले चलती है। तो हम संवाद भी देखेंगे कि बहुत सटीक और उपयुक्त संवाद योजना हुई है।
तो अगर हम अब इसका अगर कहानी का मूल्यांकन हम करें तो यही निकल के आता है कि जो भी कहानी कला के तत्व हैं हमने जो देखे अभी, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश और संरचना शिल्प, ये सभी में ये कहानी खरी उतरती है। अच्छी तरह से सभी का संयोजन इस कहानी में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये एक सफल कहानी है। एक नारी की मध्यम वर्गीय अकेली पड़ गई नारी के मन को अच्छी तरह से बताने वाली है, और साथ ही साथ ये प्रश्न, पाठकों के मन में प्रश्न भी उठाने वाली है कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम अपने समाज को किस प्रकार बना रहे हैं। तो जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक किसी गुणात्मक सुधार की संभावना भी नहीं बनती है। तो ये सोद्देश्य भी है ये कहानी, और मार्मिक भी है, पढ़ने में भी एक रोचकता, एक संवेदना पूर्ण कहानी है, संवेदना जागृत करती है पाठक के हृदय में। तो ये पूरी अच्छी तरह से देखें तो ये एक सफल कहानी है। इसके शीर्षक पे हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो अगर हम देखें, अकेली बहुत ही उपयुक्त शीर्षक दिया। शायद इससे अच्छा सोमा बुआ एक नाम हो सकता था, लेकिन वो उससे कोई भी कहानी के चरित्र का पता न चलता। तो शीर्षक जो होना चाहिए उससे कहानी किस प्रकार की है या कहानी क्या कहना चाहती है, ये शीर्षक से ही पैदा हो जाना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि शीर्षक से कौतूहलता भी होनी चाहिए, ये कौतूहल पैदा होना चाहिए कि आखिरकार ये कहानी में क्या कहा गया है। तो ये दोनों उद्देश्य की पूर्ति इसका शीर्षक करता है। अकेली जब कहा जाता है तो वो अवसाद, अकेलेपन का अवसाद, अकेलेपन की त्रासदी, ये मन में तुरंत उभर करके आता है उसके, वो जो कि इस कथा में व्यक्त करने की कोशिश की गई है। तो वो स्पष्ट होता है, इस कथा का चरित्र शीर्षक से पता चल जाता है। दूसरा ये भी मन होता है कि अकेली कौन और क्यों अकेली। तो ये प्रश्न उठता है जो कि हमको कहानी पढ़ने के प्रति प्रेरित करता है। तो ये अकेली शीर्षक भी बहुत ही उपयुक्त दिया हुआ है। तो मित्रों, हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। ये मुझे लगता है कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी, उसका विश्लेषण आप कर पाएंगे। और आप आगे पढ़ें, और अगर कोई संदेह, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी देखें। स्लाइड दिखाएं प्लीज़। ये आपके सामने ईमेल है baou.ba.hindi@gmail.com, और ईमेल से आप अपना प्रश्न भेजें। साथ में ये सूचनाएं अवश्य दें, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स कौन सा है आपका, वो ये सारी सूचनाओं के साथ आप अपने प्रश्न भेजें। आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अपना पाठ आरंभ करिए। शुभकामनाएं। पाठ आरंभ करिए ना, वो आप इस पर बोलिए। तो मित्रों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए, और अगर आपको बहुत गड़बड़ हो गया फिर एडिट करना पड़ेगा। मित्रों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।